एक भयानक प्लेन क्रैश, चारों तरफ सिर्फ लाशें, टूटा हुआ मलबा और उफनता हुआ समुद्र। तभी उसी मलबे के बीच से एक लड़की जिंदा निकलती है। जिस टापू पर वो फंसी थी वहां ना कोई रास्ता था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, सिर्फ डर, भूख और प्यास। दिन में जलती धूप उसकी चमड़ी को जला रही थी और रात में ऐसा सन्नाटा उतर आता था कि उसे लगता कोई अंधेरे में उसे देख रहा है। पानी हर तरफ था, लेकिन एक बूंद पीना मौत को बुलाने जैसा था, और खाना पाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। हर रात मौत उससे फुसफुसा कर कहती, आज नहीं बचेगी, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि जिंदा रहने की जिद हर डर से बड़ी थी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने 272 दिनों तक मौत को हर रोज हराया। तारीख थी 28 मार्च 1972। दोपहर के ठीक 5:15 बजे थे। अमेरिका के बीवरटन, ऑरेगन के रनवे पर एक छोटा प्राइवेट विमान सेस्ना 195 खड़ा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N938A था। ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक खुशहाल परिवार की सवारी था। विमान के मालिक और पायलट विलियम्स कॉकपिट में बैठे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी विक्टोरिया थी और पीछे की सीट पर उनकी 23 साल की बेटी ओलिविया बैठी थी। उनका प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना था, जो वहां से करीब 550 मील दूर था। मौसम थोड़ा खराब था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन विलियम्स एक अनुभवी पायलट थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो हालात संभाल लेंगे। ओलिविया खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी और सफर को लेकर उत्साहित थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बनने वाली थी। टेक ऑफ के लगभग 35 मिनट बाद ही विमान तट के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। बादल इतने घने थे कि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एटीसी ने रेडियो पर विलियम्स को रास्ता बदलने का आदेश दिया। उन्हें कहा गया कि वे हेडिंग 240 पर टर्न लें ताकि तूफान से बाहर निकल सकें। विलियम्स ने निर्देश का पालन किया और विमान को मोड़ दिया। लेकिन यही वो पल था जब किस्मत ने अपना खेल खेला। जैसे ही विमान ने रास्ता बदला, उनका जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज यानी तेज खराशट सुनाई देने लगी। घने बादलों और कोहरे के बीच विलियम्स को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे जमीन छोड़कर अब गहरे प्रशांत महासागर के ऊपर आ चुके हैं। दिशाओं का अंदाजा पूरी तरह खो चुका था। 1 घंटा बीतते बीतते फ्यूल वार्निंग की लाल बत्ती जल उठी। कॉकपिट के अंदर डर का माहौल बन चुका था। पीछे की सीट पर बैठी ओलिविया सहमी हुई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक विलियम्स जोर से चिल्लाए, आई सी लैंड, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। उन्हें नीचे कुछ दिखाई दिया था, लेकिन वो कोई एयरपोर्ट नहीं था। नीचे सिर्फ नुकीली चट्टानें थीं और उनके चारों तरफ उफनता हुआ समुद्र था। ओलिविया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्टोरिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले ही पल ठीक 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ विमान उस सुनसान टापू पर क्रैश हो गया। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो पूरी धरती कांप उठी हो। हादसे के तुरंत बाद वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को सिर्फ समुद्र की लहरों की दहाड़ तोड़ रही थी। कुछ देर बाद ओलिविया को होश आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसके शरीर पर कई जगह गहरे कट थे और खून बह रहा था। आंखें धुंधली थीं और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो दर्द से कराहते हुए आसपास देखा। प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक चुका था। सीटें टूट चुकी थीं और चारों तरफ मलबा फैला हुआ था। ओलिविया लड़खड़ाते हुए, किसी तरह खुद को संभालते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़ी। हर कदम पर दर्द उसकी हड्डियों में उतर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा की चिंता थी। जैसे ही उसने कॉकपिट के अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई। सीट बेल्ट से बंधे हुए उसके माता पिता विलियम्स और विक्टोरिया बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ओलिविया का खून जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही, यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल उस सुनसान टापू पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान को भी चीर दिया। ओलिविया पागलों की तरह रोने लगी। मौत का ये ठंडा और क्रूर सच उसकी आंखों के सामने था। वो वहीं बैठकर घंटों तक रोती रही, सदमे में जमी हुई, टूटी हुई, अकेली। सूरज ढलने लगा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। ओलिविया को समझ आ गया कि बॉडीज को इस तरह खुले में छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। अपने कांपते हाथों से प्लेन के टूटे हुए धातु के टुकड़ों की मदद से उसने रेत खोदना शुरू किया। ये काम किसी नर्क से कम नहीं था। वो रोती, बिलखती और बार बार रुक जाती।
हाथ छिल गए थे और शरीर में ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो खुद को मजबूर करती रही। 2 पूरे दिन लग गए। आखिरकार उसने अपने माता पिता को उसी सुनसान टापू पर दफना दिया। कब्र के ऊपर 2 लकड़ी के क्रॉस बनाकर उसने गाड़ दिए। अब ओलिविया पूरी तरह अकेली थी, विशाल समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर, जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, जहां कोई मदद नहीं थी, जहां सिर्फ वो थी और उसका डर। उसके जीवन का असली संघर्ष अब शुरू हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ओलिविया की ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तीसरा दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई मुसीबत लेकर आया। ओलिविया की आंख खुलते ही उसका गला सूखकर लकड़ी जैसा महसूस हुआ। प्यास से जीभ तालू से चिपक गई थी। प्लेन से जो थोड़ा बहुत पानी और सोडा मिला था, अब वो खत्म होने की कगार पर था। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र फैला हुआ था, अरबों गैलन पानी, लेकिन पीने लायक एक भी बूंद नहीं। ओलिविया जल्दी समझ गई कि खारा पानी पीना मौत को दावत देने जैसा होगा। ये उसके सर्वाइवल की पहली और सबसे कड़वी सीख थी। उसे मीठा पानी चाहिए था, वरना वो बहुत जल्द अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां किसी नदी या झरने का नामो निशान नहीं था। आसमान पूरी तरह साफ था और बारिश के कोई आसार नहीं थे। भूख से ज्यादा प्यास उसे तड़पा रही थी। कमजोरी के बावजूद उसने प्लेन के मलबे को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ चिप्स के पैकेट मिले, कुछ पुराने कपड़े और एक फर्स्ट एड बॉक्स मिला। शहर की जिंदगी में बेकार लगने वाली ये चीजें यहाँ उसके लिए सोने हीरे से भी ज्यादा कीमती थीं। हर एक चीज उसकी जिंदगी को कुछ घंटे और बढ़ा सकती थी। उसने प्लेन के टूटे हुए फ्यूजिलाज यानी पिछले हिस्से को ध्यान से देखा, जो रेत पर उल्टा पड़ा था। उसने फैसला किया कि यही अब उसका घर होगा। रात की ठंडी हवा और जंगली जानवरों से बचने के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसने प्लेन के एक टूटे हुए पंख को घसीटकर ऊपर रखा और उसे छत की तरह इस्तेमाल किया। ये टूटा फूटा ढांचा ही अब उसका एकमात्र किला था। यही उसे इस निर्दयी प्रकृति से बचाने वाला था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ओलिविया का डर बढ़ने लगा। अंधेरा आते ही टापू और ज्यादा खौफनाक लगने लगा था। उसे नहीं पता था कि यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं और रात को क्या क्या निकल सकता है। आग जलाने की फिलहाल समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास पापा विलियम्स का लाइटर था, लेकिन वो जानती थी कि लाइटर की गैस हमेशा नहीं चलेगी। उसे आग को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। रात के घने अंधेरे में आग ही थी जो उसे जंगली जानवरों से दूर रखती थी। वही आग उसे ये एहसास दिलाती थी कि वो अभी भी इंसान है, शिकार नहीं। सिर्फ आग और चिप्स से जिंदगी नहीं चल सकती थी। ओलिविया को खाने का कोई स्थायी इंतजाम करना था। उसने टापू का निरीक्षण करना शुरू किया। चारों तरफ नारियल के पेड़ थे, लेकिन वे इतने ऊंचे थे कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। उसने पत्थर मार मार कर नारियल गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। भूख और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी उसने अपना दिमाग दौड़ाया। प्लेन की सीट बेल्ट्स को काटकर उसने एक मजबूत लूप यानी फंदा बनाया। उसने उस फंदे को अपने पैरों में फंसाया ताकि पेड़ के तने पर ग्रिप मिल सके। पहली बार चढ़ते ही उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए। वो कई बार फिसली और नीचे गिरी। दर्द असहनीय था और खून बहने लगा था, लेकिन जिंदा रहने की जिद दर्द से बड़ी थी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हुई। उसने नारियल तोड़े और नीचे फेंक दिए। जब उसने नारियल का पानी पिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे अमृत मिल गया हो। उस रात ओलिविया पहली बार थोड़ी राहत की सांस ले पाई। उसे पता था कि रास्ता अभी बहुत लंबा है, लेकिन आज उसने खुद को साबित कर दिया था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस टूटे हुए प्लेन के नीचे बैठी आग के सामने नारियल का पानी पीते हुए अपने माता पिता को याद करती रही। आंसू चुपचाप बहते रहे। सिर्फ नारियल का पानी शरीर को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकता था। ओलिविया को समझ आ गया कि उसे प्रोटीन की जरूरत है। एक दिन उसने देखा कि समुद्र किनारे खड़ी फिसलन भरी चट्टानों पर समुद्री पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ये काम बेहद जोखिम भरा था। एक छोटी सी गलती और वो सीधे नुकीली चट्टानों से टकराकर गहरे समुद्र में गिर सकती थी। लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ओलिविया अपनी जान हथेली पर रखकर उन गीली चट्टानों पर चढ़ने लगी। नीचे समुद्री लहरें जोर जोर से गरज रही थीं। तेज हवाएं उसे बार बार धक्का दे रही थीं। कई बार उसका पैर फिसला और वो लगभग गिर ही गई, लेकिन किसी तरह वो घोंसलों तक पहुंच गई और पक्षियों के अंडे उठा लाई। वो उन अंडों को आग में उबाल कर खाती थी। स्वाद कैसा है ये अब मायने नहीं रखता था। मायने सिर्फ ये रखता था कि पेट भर रहा है या नहीं। कई बार पक्षी उस पर हमला भी करते थे। उनकी चोंच उसके हाथ और सिर पर लगती थी, लेकिन ओलिविया सब सह लेती थी क्योंकि उसे जिंदा रहना था। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा था।
वो नाजुक लड़की अब गायब हो रही थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ केकड़े तट पर रेंग रहे हैं। उसने प्लेन की एक पतली लोहे की रॉड उठाई और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। केकड़ों का सख्त खोल तोड़ने के लिए वो पत्थरों का सहारा लेती थी। आग में भुना हुआ केकड़े का मांस उसे दुनिया का सबसे लजीज खाना लगने लगा था। ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था जो अब पूरी तरह जाग चुका था। दिन किसी तरह खाने की तलाश में निकल जाता था, लेकिन रातें इस टापू पर सबसे भयानक होती थीं। सूरज ढलते ही ऐसा घुप अंधेरा छा जाता था जो उसे अंदर से निगलने लगता था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, कोई झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता था। इस डर को भगाने के लिए उसने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने प्लास्टिक के एक पारदर्शी जार में रात के समय चमकने वाले जुगनू यानी ग्लो वर्म्स इकट्ठा किए। वो उन जारों को प्लेन के मलबे के आसपास पेड़ों पर रस्सियों से लटका देती थी। उन कीड़ों की टिमटिमाती रोशनी उसके टूटे हुए घर के आसपास एक अजीब सा सुरक्षित माहौल बना देती थी। यह हल्की सी रोशनी उसे याद दिलाती थी कि भयानक अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जिंदा रहती है। ओलिविया ज्यादातर समय टापू के किनारे ही रहती थी। घने जंगल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वहां की हर आवाज उसे खतरे की तरह लगती थी। वक्त का हिसाब रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे मौसम और ऋतुओं को समझना था। उसने प्लेन की बॉडी पर एक नुकीले पत्थर से लकीरें खींचकर दिन गिनना शुरू किया। हर 7 दिन बाद एक बड़ी लकीर। यह उसका कैलेंडर बन चुका था जो उसे बताता था कि वो कितने दिनों से इस नर्क में जिंदा है। ओलिविया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी पानी को जमा करना। बारिश हमेशा नहीं होती थी और नारियल के पानी पर वो हमेशा निर्भर नहीं रह सकती थी। उसे याद आया कि उसने कभी डिस्कवरी चैनल जैसे किसी प्रोग्राम में पानी इकट्ठा करने का तरीका देखा था। उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसके ऊपर प्लेन का टूटा हुआ पारदर्शी प्लास्टिक तान दिया। सूरज की गर्मी से जमीन की नमी भाप बनकर ऊपर उठती और प्लास्टिक पर जम जाती। फिर बूंद बूंद करके वो एक बर्तन में टपकती। ये उसका खुद का बनाया हुआ सोलर स्टिल था। वो पानी की हर एक बूंद को अमृत की तरह संभाल कर रखती। कई बार पूरी मेहनत के बाद सिर्फ आधा कप पानी मिलता था, लेकिन वही उसकी जिंदगी था। प्लेन की लगेज से उसे कुछ आधी इस्तेमाल की हुई नोटबुक्स और एक बॉल पेन मिला था। अब यही उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। ओलिविया हर दिन अपनी लड़ाई के बारे में लिखती, कभी अपनी मरी हुई माँ विक्टोरिया के नाम चिट्ठी लिखती तो कभी पापा विलियम्स से बातें करती। आज मैंने एक बड़ा केकड़ा पकड़ा, आज बारिश हुई। ऐसी छोटी छोटी जीतें उसे टूटने से बचा रही थी। धीरे धीरे वो शहर के तौर तरीके भूलने लगी थी। जंगल के नियम अब उसके नियम बन चुके थे। उसका व्यवहार बदल चुका था। वो हर वक्त चौकन्नी रहती थी। जंगल की हर आहट का मतलब उसे समझ आने लगा था। वो जानती थी कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक छोटी सी चोट या इन्फेक्शन उसकी जान ले सकता था। इसलिए वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखती थी। समय के साथ उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। लगातार धूप में रहने से उसकी गोरी त्वचा जलकर तांबे जैसी काली और सख्त हो गई थी। उसके बाल जो कभी सलीके से संवारे जाते थे अब जंगली झाड़ियों की तरह उलझ गए थे। सिर्फ नारियल और अंडों से शरीर नहीं चल रहा था, उसे और पोषण चाहिए था। उसने देखा कि मछलियां पानी के नीचे एक खास तरह के काई खा रही हैं। हिम्मत करके उसने वो सीवीड खुद भी खाकर देखा। वो नमकीन और फिसलन भरी थी, खाने में बहुत अजीब लगती थी, लेकिन उसमें भरपूर मिनरल्स थे। ओलिविया उन्हें धूप में सुखाकर चिप्स की तरह जमा करने लगी ताकि तूफानी दिनों में जब शिकार ना मिल सके वो काम आ सके। अब वो भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। टूथब्रश या पेस्ट का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन दांतों का दर्द यहां मौत की सजा बन सकता था। वो किसी कड़वे पेड़ की टहनी से दातून करती और माउथ वॉश के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल करती। खुद को साफ रखने के लिए वो बारिश के पानी और रेत से शरीर को रगड़ती थी। अकेलापन अब उसके दिमाग को खाने लगा था। लगभग 100 दिन बीत चुके थे। वो जोर जोर से खुद से बातें करने लगी थी। एक दिन उसने नारियल के सूखे खोल पर कोयले से आंख और मुंह बनाए। उसने उसका नाम रखा मिस्टर होप। वो उससे बातें करती, झगड़ती, हंसती और रोती थी। कभी कभी उसे लगता कि मिस्टर होप उसे जवाब दे रहा है। ये पागलपन की शुरुआत थी। एक रात उसने समुद्र की तरफ देखकर यहां से निकलने का प्लान बनाया। अगले कई दिनों तक उसने जंगल से सूखी लकड़ियां काटी, उन्हें प्लेन के मलबे के साथ जोड़कर एक बेड़ा यानी राफ्ट तैयार किया। लेकिन जब उस बेड़े को समुद्र में उतारने का वक्त आया तो विशाल लहरों और अनंत नीले पानी को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई।
उसे समझ आ गया कि अगर वो रास्ता भटक गई तो समुद्र के बीच प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसने बेड़े को वापस पेड़ से बांध दिया। वो बेड़ा वहीं पड़ा पड़ा सड़ने लगा। वो उसकी कैद का प्रतीक बन गया था। ओलिविया उसे देखती और रो पड़ती। उसे लगने लगा कि शायद यही टापू उसकी कब्र बनने वाला है। उम्मीद अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी अब भी चल रही थी। देखते देखते 200 दिन बीत चुके थे। ओलिविया का वजन लगभग आधा रह गया था। शरीर कमजोर हो चुका था और हड्डियां साफ दिखने लगी थीं। उसने कई भयानक तूफान और साइक्लोन झेले थे। कई रातें ऐसे गुजरी जब उसे लगा कि अब वो सुबह नहीं देख पाएगी। धीरे धीरे उसके मन में ये डर बैठने लगा कि शायद अब कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। एक दिन उसका मन पूरी तरह टूट गया। वो टापू की एक ऊंची चट्टान के किनारे जाकर खड़ी हो गई। नीचे नुकीली चट्टानें थीं और उनके आगे गहरा काला समुद्र था। लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। उसने सोच लिया था कि अब और संघर्ष नहीं होगा, एक छलांग और सब खत्म। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की याद आ गई। उसे विक्टोरिया का मुस्कुराता चेहरा और विलियम्स की आवाज याद आई। उसे वो वादा याद आया जो उसने खुद से किया था, जिंदा रहने का वादा। वो घुटनों के बल वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए चट्टान से नीचे उतर आई। उस दिन उसने कसम खाई कि वो हार नहीं मानेगी। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत रखने के लिए उसने एक सख्त रूटीन बनाया। वो हर सुबह समुद्र तट पर दौड़ती और उथले पानी में तैरती थी। वो जानती थी कि अगर शरीर टूट गया तो दिमाग भी हार मान लेगा। हर दिन वो खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसने नोटबुक के बचे हुए पन्नों पर एक नक्शा बनाने की कोशिश की। वो अंदाजा लगाने लगी कि वो दुनिया के किस हिस्से में हो सकती है। उसने समुद्र तट पर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों से SOS लिखा। पास ही उसने सूखी लकड़ियों का ढेर जमा कर लिया ताकि मौका मिलते ही धुआं किया जा सके। फिर वो दिन आया जिसे उसने कभी सपने में भी देखना छोड़ दिया था। ये उसका 272वां दिन था। दोपहर का समय था। ओलिविया अपनी झोपड़ी के पास बैठी मिस्टर होप से बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर क्षितिज पर पड़ी। लगभग 5 किलोमीटर दूर एक विशाल कार्गो जहाज धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा सीना फट जाएगा। वो पागलों की तरह उठी। उसने तुरंत आग जलाई और उसमें ढेर सारे गीले पत्ते डाल दिए। काला घना धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। वो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। हालांकि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन जहाज के लुकआउट पॉइंट पर खड़ा एक युवा नाविक दूरबीन से समुद्र को देख रहा था। टापू उसे सुंदर लगा, इसलिए उसने जूम किया। तभी उसे धुएं पर नजर पड़ी। फिर उसने रेत पर लिखा SOS देखा। गौर से देखने पर उसे एक इंसान की आकृति दिखी जो पागलों की तरह कूद रही थी। उसने तुरंत कैप्टन को खबर दी। जहाज को रोका गया और एक छोटी लाइफ बोट टापू की ओर भेजी गई। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़की आदिवासियों जैसी हालत में खड़ी थी। फटे कपड़े, जले हुए शरीर और उलझे बाल। वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदा रहने की आग थी। जब ओलिविया को जहाज पर चढ़ाया गया तो वो रो पड़ी। उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई एक डायरी थी। कैप्टन ने जब उस डायरी के पन्ने पलटे तो उस सख्त इंसान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मम्मी पापा, मैंने हार नहीं मानी, मैं घर वापस आ रही हूं। ये सिर्फ एक लड़की का बचना नहीं था, ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और उम्मीद की सबसे बड़ी जीत थी। ओलिविया की 272 दिनों की ये जंग दुनिया को ये सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक आस है। हालात चाहे कितने भी क्रूर क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले तो मौत को भी मात दे सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।